हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व विकास की यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अभिवृत्ति, इंग्लिश में हम बोलते हैं एटीट्यूड, क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम सामान्यतः हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। हम सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम यह जनरली बोलते हैं कि उस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति को मनोवृत्ति भी बोलते हैं। अब यह मनोवृत्ति बोल रहे हैं, इसका मतलब यह एक मानसिक स्थिति होती है, मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ी हुई है। और यह जो है किसी भी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में या किसी वस्तु स्थिति के संबंध में या किसी घटना के संबंध में व्यवहार करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक मानसिक स्थिति होती है जिससे प्रेरित होकर, मानसिक स्थिति होती है जिससे प्रेरित होकर कोई व्यक्ति प्रेरित होकर, उसकी एक मानसिक सोच होती है, उसकी एक मानसिक स्थिति होती है, विचार होता है जो कि अनुभवों से आता है, पुराने जो चीजें हैं उससे देखकर उसकी जो है सोच बन जाती है। और उस सोच के आधार पर वह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी घटना के संबंध में या किसी वस्तु के संबंध में अपना निर्णय या व्यवहार प्रकट करता है। अब आप समझे इसको? तो यह, जैसे हम कहें कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड है किसी घटना को लेकर, या जब हम जिंदगी में हार रहे होते हैं तो हमारा नजरिया पॉजिटिव है। तो एटीट्यूड हमारा कैसा है उस घटना को लेकर, हम एग्जाम में फेल भी हो गए तो हमारा जो है एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो एटीट्यूड मीन्स क्या हुआ कि यह एक मानसिक स्थिति होती है जो हमारे पुराने अनुभवों से हमने सीखी है कि भले ही हम फेल हो गए हैं लेकिन हम जो है अगली बार में पास हो जाएंगे। तो मानसिक स्थिति होती है जिससे प्रेरित होकर वह किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी वस्तु विशेष के बारे में व्यवहार करता है या अपना निर्णय प्रकट करता है। और यह सामाजिक संबंधों या सामाजिक स्थितियों, व्यवहारों को उजागर करने की एक स्थिति है, उजागर करने की स्थिति है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो मनोवृत्ति यह जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों के आधार पर, अपने सीखे हुए नॉलेज के ज्ञान के आधार पर किसी व्यक्ति या किसी घटना या किसी वस्तु विशेष के बारे में अपनी राय प्रकट करता है, अपनी व्यवहार को प्रकट करता है और उस वस्तु स्थिति के बारे में अपने विचार को रखता है। और स्टूडेंट, यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक या शून्य भी हो सकता है। कुछ स्थितियों में हमारा एटीट्यूड निल रहता है, जीरो रहता है, हमें यह रहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस स्थिति में हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो कभी हमारा एटीट्यूड जो है वह पॉजिटिव होता है, कभी हमारा एटीट्यूड जो है वह नेगेटिव होता है और कभी जो है हमारा एटीट्यूड शून्य भी हो सकता है। कुछ स्थितियों में हम अपनी राय को प्रकट करने से बचते हैं, हम नहीं बताते हैं, तो वहां हम कहेंगे कि एटीट्यूड जो है वह शून्य है। सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव, मतलब हम उस घटना को या उस व्यक्ति विशेष को या उस वस्तु स्थिति को हम पसंद कर रहे हैं, हम अनुकूल मान रहे हैं उस स्थिति को और हम उस स्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजन करने की स्थिति में रख रहे हैं। नकारात्मक एटीट्यूड, नकारात्मक अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति मीन्स क्या हो जाएगा कि जब हम उस स्थिति को सही नहीं मान रहे हैं, हम उसे प्रतिकूल मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं और उस स्थिति से हम पसंद नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसे दृष्टिकोण को या ऐसे अभिव्यक्ति को हम कहेंगे कि नकारात्मक है। तो सामान्य शब्दों में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि अभिव्यक्ति क्या होती है? तो स्टूडेंट, अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति किसी भी व्यक्ति की व्यवहार करने की, सामाजिक संबंधों में व्यवहार करने की वह स्थिति होती है जिसमें वह व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु विशेष के बारे में और किसी घटना के बारे में अपने व्यवहार को दर्शाता है, अपने निर्णय को प्रकट करता है या अपने नजरिए को उजागर करता है। तो ये होता है स्टूडेंट अभिव्यक्ति, एटीट्यूड। अब हमने इसका आशय समझा, तो हम इसकी विशेषताएं देख लें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो इसकी विशेषता पहली है मनोवैज्ञानिक। यदि आप खुद का एटीट्यूड उदाहरण के तौर पे रखें तो बिल्कुल क्लियर है कि यह जो अभिव्यक्ति है, एटीट्यूड है, यह मानसिक मनोवैज्ञानिक विचारों से जुड़ा हुआ है और मनोवैज्ञानिक विचारों के कारण हम समाज में व्यवहारिक प्रदर्शन करते हैं। तो यह जो एटीट्यूड है वह मानसिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। दूसरा, स्थायी। जो एटीट्यूड है किसी भी व्यक्ति का अपने पुराने अनुभवों के आधार पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में स्थायी रहता है, वह बार बार बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे सामान्यतः चोरी करना गलत बात है, तो चोरी के प्रति यदि किसी चोर के सामने आप खड़े होंगे तो आपका जो नजरिया रहेगा, चाहे चोर कोई भी हो या उसने छोटी चोरी की हो या बड़ी चोरी की हो, तो आपका नजरिया या आपका दृष्टिकोण या आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा कि यह इसने गलत काम किया है। तो और वह जो है आपका स्थिति विशेष के साथ सामान्यतः नहीं बदलता है। तो जो अभिव्यक्ति है, एटीट्यूड है, वह सामान्यतः स्थायी होता है। प्रेरणात्मक जो एटीट्यूड है, अभिव्यक्ति है, यह हमें प्रेरणा देता है, प्रेरक तत्व के रूप में काम करता है कि हमें समाज में किसी भी व्यक्ति के संबंध में या घटना विशेष पे हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है। यदि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड किसी घटना में क्लियर नहीं है तो वह समाज में व्यवहार भी उस तरीके से नहीं कर सकता है। तो यह जो है प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता है। इसके 3 तत्व हैं। अभिव्यक्ति के 3 तत्व होते हैं। पहला तत्व है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब हम जो भी व्यवहार करते हैं या जो भी हमारा एटीट्यूड बनता है वह हमारे पुराने ज्ञान के आधार पर होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमें ज्ञान या अनुभव के आधार पर हमारा जो है अभिव्यक्ति वह निर्मित होती है। हम किसी घटना विशेष के बारे में बचपन से जन्मजात नहीं होती है। हम जो पुराने अनुभव रहते हैं, हमारे जो सीनियर्स रहते हैं, उनके अनुभव के आधार पर हम जो है उस घटना विशेष के बारे में या व्यक्ति विशेष के बारे में अपना दृष्टिकोण जो है वह निर्मित कर लेते हैं। फिर भावनात्मक मतलब कि हमारा उस घटना के प्रति जो है वह दृष्टिकोण, हम उसे पसंद कर रहे हैं या हम नापसंद कर रहे हैं, हम उसके जैसा अनुकूल बिहेवियर कर रहे हैं या हम प्रतिकूल बिहेवियर कर रहे हैं। तो हम अपने ज्ञान के आधार पर किसी घटना के बारे में अपनी विचारधारा जो है वह निर्मित करते हैं और जब हमारे सामने वो घटना आती है, वह इवेंट जो है घटित होता है कभी भविष्य में, तो हम उस घटना को किस तरीके से लेते हैं, उसमें हमारे पुराने अनुभव के आधार पर हम किस प्रकार का एटीट्यूड दिखाते हैं, अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं। हम उस घटना को पसंद कर रहे हैं, हम उस घटना को नापसंद कर रहे हैं या हम उसके जैसा, यदि व्यक्ति विशेष के बारे में है तो यदि आप पसंद कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके गुणों को अपनाकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे। और व्यवहारात्मक मतलब यहाँ पर आप प्रयास करते हैं कि जो भी घटना विशेष है या जो भी वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति के संबंध में आपका व्यवहार क्या हो। तो इस प्रकार से अभिव्यक्तियों के 3 तत्व होते हैं। संज्ञानात्मक जो कि ज्ञान और अनुभव पर आधारित है, भावनात्मक इमोशनली जो है आप किस तरीके से उस घटना से जुड़ रहे हैं, आप सहानुभूति पूर्वक जुड़ रहे हैं, आप दया के रूप में जुड़ रहे हैं, आप उसे बहुत ज्यादा पसंद करके जुड़ रहे हैं,
तो ये बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो आप किसी भी घटना से किस प्रकार से जुड़ रहे हैं उसके आधार पर आपका एटीट्यूड जो है वह कार्य करेगा। और जब आप जुड़ रहे हैं या उसको बिल्कुल नापसंद कर रहे हैं तो उसके आधार पर आप बिहेवियर करेंगे, समाज के सामने अपना व्यवहार प्रस्तुत करेंगे कि हाँ भाई ये घटना ऐसी, मतलब मुझे इसके बारे में मेरा दृष्टिकोण यह है तो मेरा व्यवहार ये रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको अलग से भी कभी पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में कि अभिवृत्ति के 3 तत्व कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये 3 तत्व जो है आपको अलग से भी पूछे जा सकते हैं। फिर विभिन्न अभिवृत्तियों की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। बहुत सारे प्रकार के एटीट्यूड होते हैं। जैसे हम पॉजिटिव में भी बात करें तो पॉजिटिव में कितने सारे हमारे होते हैं, जैसे प्यार को दिखाने का तरीका या सहानुभूति को दिखाने का तरीका। तो उसकी तीव्रता, यदि उसकी जो है हम कंसिस्टेंसी की बात करें, उसकी स्पीड या उसकी क्वांटिटी की बात करें, तो हमारी सहानुभूति जो है वह अलग अलग प्रकार की होती है। एटीट्यूड तो हमारा सहानुभूति का है, लेकिन यदि 3 प्रकार के जो हैं ऐसे गरीब व्यक्ति हमको दिख जाएं जो अलग अलग कंडीशन में हैं, तो हमारी वही दृष्टिकोण जो है उसका इफेक्ट जो है तीनों व्यक्तियों पे अलग अलग रहेगा। डेफिनेटली तीनों गरीब व्यक्ति हैं तो हमारा एटीट्यूड सहानुभूति का रहेगा, दया का रहेगा। लेकिन जो एकदम अपंग है, चल नहीं पा रहा है, भूखा है, तो उसके प्रति आपकी जो है एटीट्यूड कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा सहानुभूति पूर्वक रहेगा, दया, आप उसके लिए मन में अपने बहुत ज्यादा सहानुभूति फील करेंगे। लेकिन उसके कंपैरिजन में कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके पास घर है, वो मतलब देखने में भी ठीक है, तो उसके प्रति आपकी सहानुभूति की भावना तो रहेगी, लेकिन उसकी तीव्रता क्या रहेगी, वह कम रहेगी। तो इस प्रकार से विभिन्न अभिवृत्तियों की जो है तीव्रता भिन्न भिन्न। ऐसे यदि हम नकारात्मक बोले तो गुस्से का एटीट्यूड है, कोई व्यक्ति गुस्से वाला है, उसका दृष्टिकोण गुस्से वाला है, तो गुस्सा भी जो है उसका एक ही परिस्थिति में अलग अलग निकलता है और अलग अलग परिस्थिति में भी अलग अलग जाहिर होता है। फिर सीखा जा सकता है, एटीट्यूड जो है वह सीखा जा सकता है, यह जन्मजात नहीं होता है। यह व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करता रहता है, जैसे हम बोलते हैं कोई व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है, उसका मनोवृत्ति जो है, उसकी अभिवृत्ति जो है धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो धार्मिक प्रवृत्ति की वो कैसे बना है, उसका एटीट्यूड रिलीजियस कैसे हुआ है, तो उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है उसके संबंध में, गीता का ज्ञान लिया है, और साथ ही उसने विभिन्न सन्यासियों से या धर्म से संबंधित जो हैं संत, उनसे जो है ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका एटीट्यूड कैसा हो गया, धार्मिक एटीट्यूड हो गया है। ऐसे कोई व्यक्ति बहुत सोशल होता है, सामाजिक होता है, वह लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर होता है, तो वो जो है उसने कैसे देखा होगा, सीखा होगा, उसने जो है कहीं ऐसे आसपास अपनी परिस्थितियां देखी होंगी जिससे उसे समझ में आया होगा कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो एटीट्यूड जो है वह सीखा जाता है। सदैव परिवर्तनशील है, किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड जो है समय के हिसाब से परिवर्तित, स्थायित्व के साथ थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस आता रहता है। जैसे जैसे वह अनुभव प्राप्त करता जाता है जीवन में और उसका नॉलेज बढ़ता जाता है, तो उसका एटीट्यूड जो है वह बदलता रहता है। फिर अनुभव के आधार पर है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड जो बनता है या अभिवृत्ति जो आती है, उसका दृष्टिकोण आता है, नजरिया यदि किसी घटना के बारे में बनता है, तो वो हमेशा अनुभव आधारित होता है। तो ये है स्टूडेंट इसकी विशेषताएं। स्टूडेंट अब हम देखेंगे अभिवृत्ति जो है उसका मीनिंग हम समझ चुके हैं, गुण और दोष। गुण और दोष मतलब कि एक अच्छी अभिवृत्ति से में क्या क्या चीजें होती हैं। एक अच्छा एटीट्यूड है तो उसमें कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें होती हैं, और यदि बुरी अभिवृत्ति है, उसका एटीट्यूड जो है वह अच्छा नहीं है, बुरा है, तो उसके अंदर कौन कौन सी जो है चीजें रहती हैं। तो अच्छी अभिवृत्ति एक गुड एटीट्यूड है, उसका बहुत अच्छा एटीट्यूड है, तो उसके अंदर जो है आकांक्षा, कोई आकांक्षा नहीं रहेगी, कोई डिजायर नहीं रहेगी, वह जो भी उसे जिंदगी में मिलेगा उसके प्रति वह संतुष्ट रहेगा। फिर
अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि वह किसी भी वस्तु स्थिति को जो है स्थायित्व न मानकर परिवर्तनशील मानेगा। अहिंसा, अच्छी एटीट्यूड वाला जो व्यक्ति है वह बातों को जो सुलझाने का उसका तरीका रहेगा वह हमेशा बातचीत वाला रहेगा, वह किसी भी प्रकार की हिंसा को अवॉइड करेगा। फिर एक अच्छी अभिवृत्ति वाला व्यक्ति जो है उसके अंतर्गत सत्य की स्थिति रहेगी, मतलब वह हमेशा हर परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ सच बोलेगा। संयम, उसका जो है स्वयं पर नियंत्रण रहेगा, वह जहां भी व्यवहार करेगा वह संयमित व्यवहार करेगा और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की जो है उत्तेजना से काम नहीं करेगा। दया की भावना रहेगी, अच्छी अभिवृत्ति जो है उसमें दया की भावना होती है, वह व्यक्ति विशेष को और परिस्थिति को हमेशा दया के हिसाब से देखेगा। सम्मान, अच्छी अभिवृत्ति वाला व्यक्ति जो है, गुड एटीट्यूड वाला व्यक्ति जो है दूसरों का सम्मान करेगा, दूसरों के विचारों को भी जो है ध्यान से सुनेगा। तो ये है अच्छी अभिवृत्ति के की विशेष गुण। ठीक है, अब अभिवृत्ति के दोष, मतलब बुरी अभिवृत्ति जब होती है, कोई बुरा एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता है तो उसमें कौन कौन सी जो है वो गुण पाए जाते हैं। तो क्रोध, मतलब जो बुरे एटीट्यूड वाला व्यक्ति रहेगा उसमें हमेशा क्रोध की भावना रहेगी। दूसरा, आसक्ति, उसकी जो है चीजों के प्रति आसक्ति रहेगी, मतलब वह लगाव रहेगा और वह किसी के साथ भी जो है किसी चीज को शेयर नहीं करेगा। फिर अभिमान, ईगो, वह व्यक्ति जो है अभिमानी रहेगा, किसी से भी ढंग से बात नहीं करेगा, किसी को भी प्रॉपर जो है वह जवाब नहीं देगा। लोभ की भावना, उसमें जो है लालच की भावना रहेगी, जब वह बिजनेस कर रहा होगा तो वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की सोचेगा। मोह, उसका जो है मोह रहेगा, मतलब उसका जो है लगाव रहेगा, वह किसी भी स्थिति में जो है अपनी जो चीजें हैं उसके प्रति वह बहुत ज्यादा पजेसिव रहेगा और दूसरों के साथ जो है उसको शेयर नहीं करेगा। हिंसा की भावना रहेगी, वह किसी भी मुद्दे में या किसी भी प्रकार की समस्या में हमेशा हिंसा का प्रयोग करेगा, मारपीट पे उतारू होगा। असत्य, हम बुरी अभिवृत्ति देख रहे हैं या हम दोष देख रहे हैं अभिवृत्ति के, तो यदि बुरा एटीट्यूड होता है तो वह जनरली झूठ बोलेगा। और अपमान, वह किसी की भी भावना का, किसी भी व्यक्ति विशेष का जो है सम्मान नहीं करेगा बल्कि अपमान करेगा। तो ये है स्टूडेंट अच्छी अभिवृत्ति के गुण, या हम बोले कि अभिवृत्ति के गुण और दोष। इसके बाद हम बात करेंगे अभिवृत्ति के प्रकार, टाइप्स क्या होते हैं। तो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स कि हम किसी भी घटना या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में जो है अनुकूल व्यवहार करेंगे, हम उस घटना को या उस वस्तु स्थिति को या उस व्यक्ति विशेष को पसंद करेंगे, उसकी ओर आकर्षित होंगे और हम प्रयास करेंगे कि हम उसके जैसे या उसके गुणों को हम हमारे अंदर समायोजन करें। और यदि हम व्यक्ति विशेष के प्रति सकारात्मक हैं तो हम उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। हम किसी घटना के संबंध में पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं तो निश्चित ही उस घटना में यदि किसी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो हम वहां पर वैसा व्यवहार करेंगे। तो ये होता है सकारात्मक अभिवृत्ति। नकारात्मक अभिवृत्ति, जब हम किसी घटना को या किसी व्यक्ति विशेष को पसंद नहीं करते हैं, हमें वह व्यक्ति या वस्तु स्थिति समझ में नहीं आती है, हम उसे नापसंद करते हैं और हम उससे दूर भागते हैं, तो ये हमारा नकारात्मक अभिवृत्ति होती है, जिसे हम हमारी लाइफ में उस प्रकार की चीजों को करना पसंद नहीं करते हैं, तो हमारा नकारात्मक अभिवृत्ति होती है। शून्य, कुछ घटनाओं में किसी भी व्यक्ति का जो है किसी भी प्रकार का एटीट्यूड जो है वह समझ में नहीं आता है। जनरली इस घटना में वह उस पर्टिकुलर व्यक्ति को या उस घटना विशेष के बारे में किसी भी प्रकार के दृष्टिकोण को उजागर नहीं करता है और वह उस स्थिति से जो है बचने की कोशिश करता है, तो वहां हम कहेंगे कि उसकी शून्य अभिवृत्ति है। तो सामान्यतः यह बहुत कम पाई जाती है क्योंकि हम एक सामान्य मनुष्य हैं, तो किसी भी घटना को हम दो ही तरीके से जनरली देखते हैं। भले हम ऊपरी तौर पर बोलने से बचते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी भी घटना या व्यक्ति विशेष या वस्तु स्थिति के बारे में
या तो पॉजिटिव हमारा जो है विचारधारा बनती है या निगेटिव विचारधारा बनती है। ठीक है, तो लेकिन जब हम प्रकार लिखेंगे तो यह 3 प्रकार के होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन दोनों में आपको डिफरेंस आ सकता है कि सकारात्मक एटीट्यूड मतलब सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति में क्या डिफरेंस होता है। तो सकारात्मक मतलब हर चीज बहुत अच्छी है, हम किसी भी समस्या का समाधान कर लेंगे। तो सकारात्मक दृष्टिकोण में हमेशा अच्छाई पर ध्यान दिया जाता है, चाहे कोई घटना घटित हुई हो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो या फिर किसी वस्तु स्थिति के बारे में हो, तो हमेशा अच्छाई पर ध्यान दिया जाता है। तो नकारात्मक में हम क्या देखेंगे कि हमेशा बुराइयों पर ध्यान दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, किसी घटना की। फिर सकारात्मक यदि एटीट्यूड है तो सकारात्मक दृष्टिकोण को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह और आगे बढ़े और लोगों का भला हो। और नकारात्मक दृष्टिकोण को जो है हतोत्साहित किया जाता है, किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, साथ में कोई खड़ा नहीं रहता है। और सामान्यतः यदि हम बोले यदि कोई लोभी है या चोर है या उसके अंदर क्रोध की बहुत भावना है तो एक समय के बाद उसको सजा भी मिल सकती है यदि उसने इस प्रकार का सामाजिक व्यवहार किया है। तो खुशी का अनुभव यदि सकारात्मक दृष्टिकोण है तो हमें खुशी, प्रेम, दया और संतुष्टि का अनुभव होगा। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण है तो। और यदि नकारात्मक एटीट्यूड है, अभिवृत्ति आपकी नकारात्मक है, तो हमें गुस्से, चिड़चिड़ापन, ठीक है, और हमें जो है असंतुष्टि की भावना का जो है एहसास होगा। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वह दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रारंभ में तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि दीर्घकालीन लक्ष्यों की बात करें तो वह प्राप्त करना असंभव है। नकारात्मक दृष्टिकोण से लंबे समय तक जो है हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण जो है समस्या सुलझाने की प्रक्रिया होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जो भी समस्या हमारे सामने आ रही है उसको सुलझाने के पक्ष की ओर देखा जाता है। और यदि हम नकारात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो हम केवल समस्या को ही देखते रहते हैं। हमारा एटीट्यूड यदि निगेटिव है तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, मेरे साथ ही क्यों आई, ऐसा क्यों किया। और यदि सकारात्मक है, पॉजिटिव है एटीट्यूड, तो हम उसकी सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर गुणों का ध्यान, जनरली सकारात्मक यदि एटीट्यूड है तो हम सामने वाले व्यक्ति के हमेशा गुणों पर ध्यान देते हैं और इसमें हम व्यक्ति विशेष के या वस्तु स्थिति के केवल बुराइयों को, अवगुणों को देखते हैं। अवसर, सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वह भविष्य के अवसर की ओर संकेत करता है और नकारात्मक दृष्टिकोण जो है हमेशा हमें सीमाएं या हमारी क्या क्या समस्या हो सकती है उस पर ही ध्यान रहता है। और सकारात्मक दृष्टिकोण जो है एटीट्यूड आशावादी होता है और नकारात्मक दृष्टिकोण जो है वह निराशावादी होता है। तो यह है स्टूडेंट सकारात्मक और नकारात्मक एटीट्यूड में डिफरेंस। स्टूडेंट अब हम देखेंगे व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम समझें कि पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है। तो व्यक्तित्व जो है किसी भी व्यक्ति का व्यवहार होता है और यदि हम बात करें व्यक्तित्व की तो पर्सनालिटी में केवल उसने कैसे बोला है ये नहीं आता है, उसकी शारीरिक संरचना कैसी है, वह किस तरीके से आई कांटेक्ट कर रहा है, लोगों से बातचीत किस तरीके से कर रहा है, वह कैसे उठ रहा है, कैसे चीजों को देख रहा है। तो यह सभी चीजें एक पर्सनालिटी में काउंट होती है। मतलब व्यक्तित्व जो है वह आंतरिक और बाह्य गुणों का समायोजन होता है जिससे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार होता है। तो यदि हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी किसी भी व्यक्ति के अंदर और बाहर के गुणों का सामंजस्य होता है जिसके आधार पर वह समाज में अपना व्यवहार करता है
और अपने व्यक्तित्व को रखता है। अब यदि हम विकास की बात करें तो विकास मीन्स जो व्यक्ति के गुण हैं जिसमें शारीरिक और बाह्य और आंतरिक दोनों गुण आते हैं, मतलब उसमें उसका जो है शारीरिक गठन कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है वह भी आता है, उसका पहनने का तरीका, कपड़ों को पहनने का तरीका कैसा है वह भी आता है, उसका चलने का तरीका भी आता है, और साथ ही वह किसी घटना को किस प्रकार से देखता है, वह समस्याओं को कैसे लेता है, उसका एटीट्यूड जो है वह सकारात्मक है या नहीं है, निगेटिव तो नहीं है। तो यह सब चीजें जो है उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। तो अब इसका विकास, चूंकि व्यक्ति समाज में रहता है तो उसे अपने इन गुणों का जो है विकास करना जरूरी होता है। तो व्यक्तित्व विकास में होता है कि जब व्यक्ति समाज में रहते हुए अपने आंतरिक और बाह्य गुणों को अलग अलग तरीकों से, अनुभवों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, दूसरों को देखकर अपने व्यक्तित्व में और निखार लाता है, अपने एटीट्यूड, अपनी अभिवृत्ति को चेंज करके, अपने दृष्टिकोण को रोज एनालिसिस करके अपने दृष्टिकोण को बदलता है किसी घटना के प्रति, तो वह व्यक्तित्व विकास कर रहा है। सामान्यतः हम देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास की क्लासेस चलती हैं, तो उसमें क्या सिखाया जाता है, हमें यह बताया जाता है कि आपको बातचीत कैसे करनी है, अपनी ही बात को। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक सोच होता है, लेकिन कई बार वह बोल नहीं पाता है, तो इसीलिए व्यक्तित्व विकास के द्वारा उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो है विश्वास बढ़ाया जाता है और उसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वह समाज में अपने आप को एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके। तो ये होता है उसका व्यक्तित्व विकास। ठीक है। अब व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है मिस्टर राम, उसकी पर्सनालिटी समाज में बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली उसका एटीट्यूड भी जो है वह बहुत अच्छा होगा, उसका दृष्टिकोण, उसकी विचारधारा, उसकी अभिवृत्ति भी जो है हर चीज में बहुत अच्छी होगी। तो एटीट्यूड की क्या भूमिका रहती है व्यक्तित्व विकास में? शिक्षा एवं प्रशिक्षण। यदि किसी अभिवृत्ति के माध्यम से, दृष्टिकोण के माध्यम से वह शिक्षा और प्रशिक्षण, मतलब नॉलेज लेकर और ट्रेनिंग लेकर अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। उदाहरण के लिए, आप किसी जॉब को करने गए, कंप्यूटर आप करने गए, लेकिन अभी तक आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है और जॉब जो मिली है उसमें कंप्यूटर आना जरूरी है, तो वहां पे आपका व्यक्तित्व जो है थोड़ा पीछे हो रहा है, लेकिन आप जो है अपनी प्रशिक्षण, सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का कोर्स कर लेंगे, सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेंगे और प्रशिक्षण के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, वो निखर जाएगा और आप जॉब अच्छे से कर पाएंगे। सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव के माध्यम से भी, चूंकि हर व्यक्ति समाज में रहता है, बहुत से रीति परंपराएं का निर्वहन वो करता है समाज में रहते हुए, तो सामाजिक अनुभव के द्वारा भी जो है उसके व्यक्तित्व में बहुत से गुण जो है वह समाज से सीखता है। हर चीज को बांटकर करना, खुशी को समाज में, जैसे त्योहार हम मनाते हैं तो वहां हम हर जो हमारी खुशी है उसको सभी लोगों के साथ बांटते हैं, तो सामाजिक अनुभव के द्वारा उसके व्यक्तित्व में विकास होता है। स्वास्थ्य व शारीरिक गठन, मतलब वह यदि बेहतर आहार लेगा, खाना समय पर खाएगा और प्रॉपर डाइट लेगा, तो उसकी शारीरिक संरचना जो है वह बेहतर रहेगी और उसकी पर्सनालिटी जो है, जो भी उसे देखेगा तो देखकर ही कहेगा कि व्यक्ति जो है वह स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य व शारीरिक के कारण भी व्यक्तित्व, देखिए व्यक्तित्व विकास मतलब उसका आंतरिक और बाह्य दोनों विकास आता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उसके शारीरिक गठन की। स्वयं में सुधार। यदि उसका एटीट्यूड किसी भी समस्या को लेकर ऐसा है कि मुझे नहीं आता है तो मैं सीख लूंगा, मैं समझ लूंगा, लेकिन मुझे ये आना चाहिए, तो स्वयं में सुधार करने की एटीट्यूड उसको जो है व्यक्तित्व में विकास करेगी। फिर समृद्धि व साझेदारी। यदि किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति, एटीट्यूड ऐसा है कि वह जो काम है उसको बांटकर करता है और आगे विकास का उद्देश्य रखता है समृद्धि, तो इससे उसका व्यक्तित्व में विकास होगा। फिर समस्याओं का समाधान। यदि किसी व्यक्ति की एटीट्यूड ऐसा है कि वह हर समस्या को
समाधान की ओर देखता है तो निश्चित ही उसका व्यक्तित्व विकास होगा। किसी भी कंपनी में जॉब करने जाएगा, कहीं भी वो 4 लोगों में खड़ा रहेगा तो उसकी पर्सनालिटी क्या रहेगी कि हाँ, इसको तो सभी चीजों का ज्ञान है और यह जो है बहुत अच्छी व्यक्तित्व का स्वामी है। नई सीख को स्वीकार, यदि हमसे किसी वजह से कोई मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है और उस समय में हमें किसी व्यक्ति ने सिखा दिया है या बताया है और यदि हमने उसे स्वीकार कर लिया है तो इससे भी हमारी जो है व्यक्तित्व में विकास होगा। स्वतंत्रता, यदि जो है एटीट्यूड हमारा जो मनोवृत्ति है, दृष्टिकोण है नई चीजों को सीखने की, ज्ञान की, तो निश्चित ही हमारे व्यवहार में फिर स्वतंत्रता आएगी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा। तो हम कहीं भी किसी के भी सामने बोलने से और समस्याओं को सुलझाने में कभी भी हम पीछे नहीं रहेंगे। स्थिरता, जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, उसके कारण आपके विचारों में, व्यवहार में स्थिरता आती है क्योंकि आपको विश्वास रहता है, आत्मविश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो उससे जो है आपकी हर जगह पे व्यवहार की एक स्थिरता रहेगी। आप बहुत ज्यादा उग्र नहीं होंगे, क्रोध नहीं करेंगे, समस्याओं को समझेंगे और फिर सुलझाएंगे। तो ये होता है आपका व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका। अब हम बात करें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के तरीके। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि वर्तमान समय में बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे हम छात्र जीवन की बात करें या व्यक्तिगत जीवन की बात करें, सभी के साथ समस्याएं बहुत है। यदि हम देखें तो जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम पास होंगे या नहीं होंगे, हम जो है लाइफ में क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल आज हमारे सामने रहते हैं। तो खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। और यदि वह निगेटिव है, नकारात्मक है आपका एटीट्यूड, तो डेफिनेटली आप सामने मिले अवसर को भी का भी लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो कैसे जो है आप सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप कुछ ना कुछ इसमें से करते होंगे। आभार देना, क्योंकि हमें भगवान ने जो जीवन दिया है उसमें बहुत सी चीजें ऐसी दी है जो बहुत से लोगों को नहीं मिली हैं। तो यदि जो है हम यह भावना अपने अंदर हमेशा रखें कि भगवान ने हमें जो है प्रकृति दी है, पानी दिया है पीने के लिए, स्वच्छ हवा दी है, उसके लिए हमारे अंदर आभार की भावना रहे। हमारा परिवार हमें दिया है, हमें पढ़ने के लिए जो है समय दिया है, व्यवस्था करवाई है, उसके लिए यदि हम अनुग्रहित रहें, आभार देते रहें, तो उस भावना से जो है हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण जो है वह केवल उस पक्ष को देखेगा जो हमें जीवन में मिला है। और वो मिला है यदि हम उसकी कैलकुलेशन हमेशा अपनी लाइफ में करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी अभिवृत्ति जो है वो क्या रहेगी, सकारात्मक रहेगी। फिर आत्मनिरीक्षण करते रहें, बहुत जरूरी होता है कि आज के दिन में बोला जाता है कि रात को सोने से पहले सभी अपना सेल्फ एनालिसिस करें और ये देखें कि उनसे आज के दिन में कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, कौन कौन सी नई चीजें सीखी है, कहाँ कहाँ पे उनका जो है व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा रहा है। तो आत्मनिरीक्षण करने से, सेल्फ एनालिसिस करने से व्यक्ति को अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियां पता लगती हैं और ताकत पता लगती हैं, और वो पता लगने के बाद जो है व्यक्ति आगे ग्रो करता है। सुबह की शुरुआत, आज वर्तमान समय में हम सभी, मोबाइल जो है हमारे लिए एक कंपलसरी अनिवार्य डिवाइस हो गई है। तो सामान्यतः ये बोला जा रहा है आज की डेट में कि सुबह उठते से आप जो है नकारात्मक विचारों से दूर रहे और सकारात्मक, ईश्वर का 2 मिनट की ईश्वर की प्रेयर करें। और साथ ही हम जो सुबह की शुरुआत है उस समय में हम सकारात्मक विचारों को रखें। हास्य भी एक साधन है समस्त समस्याओं को सुलझाने का, या यदि हम कहीं बहुत ज्यादा तनाव में उस समय में यदि हम हास्य को अपना लें, कोई चुटकुला या कोई व्यंग जो है या किसी इस प्रकार की चीजों को हम देख लें, तो निश्चित है तनाव जो है, प्रेशर जो है हमारे ऊपर से वह कम हो जाता है। तो यह भी एक तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण का। ध्यान, मेडिटेशन वर्तमान समय में बहुत ही उपयोगी एक उपकरण है, जिसमें जो है कुछ समय तक हम अपनी आंखें बंद करके ध्यान की स्थिति में रहते हैं, तो उससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा जो है वह जनरेट होती है और जो बिखर गई है वह एकत्रित होती है। समय का उपयोग, समय जो है वह कभी लौट कर नहीं आता है, तो जनरली हमें सबसे ज्यादा अफसोस समय का ही रहता है कि यार मैंने उस समय पढ़ लिया होता तो आज
मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती, आज मैं पास हो गया होता। तो समय का यदि हम टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन यदि हम करें तो निश्चित ही हमारी चीजें जो है समय पर पूरी रहेंगी, कहीं से भी किसी को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। फिर पुस्तकें पढ़ना, कहा जाता है सबसे अच्छी दोस्त पुस्तकें होती हैं। पुस्तकें जो सिखाती हैं वो कहीं और हमें नहीं मिलता है। तो पुस्तकों से पढ़कर भी जो है हम हमारे दृष्टिकोण को, लोगों के जो अनुभव रहे हैं उस दृष्टिकोण सुनकर समझकर हम जो है अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रख सकते हैं। समाधान की ओर दृष्टि, हमेशा समस्याएं सभी के साथ जुड़ी है, लेकिन उन समस्याओं में हम केवल, समस्या तो आ चुकी है, हम उस समस्या के बारे में न सोच के कि क्यों आई, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बजाय हम ये देखें कि अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो समाधान की ओर नजर यदि हमेशा हमारी रहेगी कि समस्या तो आ चुकी है, क्यों आई है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, के बजाय हम ये देखें कि मैं कैसे इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकती हूँ या इसको कैसे सुलझा सकती हूँ। संगीत, म्यूजिक जो है बहुत बड़ी मेडिटेशन, एक दवाई बोली जाती है, मेडिटेशन है। यदि जो है आप सकारात्मक रहना चाहते हैं तो समय समय पर संगीत का सहारा लीजिए। घूमना, वॉक करना, ये सब तरीके जो है अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के लिए, जरूरी नहीं है आप सभी करें। जो भी आपको आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से उचित लगता है वो आप कर सकते हैं। तो यह है सकारात्मक दृष्टिकोण आप कैसे बनाए रख सकते हैं अपने जीवन में। अब हम देखेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि है अभिवृत्ति को मापने की विधियां। किसी संघटना के संबंध में किसी व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, उसको कैसे मापा जा सकता है। तो बहुत सारी मेथड्स इसमें चलती हैं, लेकिन हम कुछ खास मेथड्स को ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभिवृत्ति को, एटीट्यूड को, तो जनरली जितने भी अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, या यह निकाला जाता है कि जो घटनाएं हैं वह सही है या नहीं है, या कितने लोग उस घटना को सही मान रहे हैं, या हम न्यूज़पेपर में ये चीजें पढ़ते हैं कि इस घटना के प्रति इतने लोगों ने सहमति जाहिर की है, असहमति जाहिर की है, या ये घटना गलत है या सही है। तो उसको मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली है थ्रस्टन युग्म तुलनात्मक विधि। थ्रस्टन ने जो है मेथड दी थी एटीट्यूड को, अभिवृत्ति को मापने की। इनका ये कहना था, इन्होंने अपनी टेस्टिंग के लिए जो है कुछ स्टेटमेंट निकाले, कुछ कथन जो है वह निकाले, और उन कथनों को, जैसे उन्होंने यदि 10-12 कथन निकाले हैं, और जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, उनको जो है इसके साथ, इसके कॉम्बिनेशन में आप सहमत हैं या असहमत हैं, दूसरे के साथ इसका मतलब युग्म बनाया उन्होंने। जो स्टेटमेंट या जो बात उन्होंने निकाली उसके जो है उन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशन के युग्म बनाए। इसका इसके साथ बनाया, इसका मतलब 4th का जो है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, और इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, इसका आपस में, इस प्रकार से अलग अलग जो है जितने भी कथन थे, स्टेटमेंट थे, जिसके बारे में वो जानकारी चाह रहे थे कि लोगों के एटीट्यूड कैसा है इसके संबंध में, तो ऐसे उन्होंने अलग अलग कथनों का युग्म बनाया, और उसके संबंध में जिनसे वो पूछ रहे थे उनसे आप सहमत हो या असहमत हो, वह जानकारी इकट्ठी की और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। तो यह जो है अभिवृत्ति को मापने की विधि। क्या किया जाता है, इसमें उस घटना से संबंधित अलग अलग कथन जो है वह तैयार किए जाते हैं, और उन कथनों के अलग अलग युग्म, जोड़े बनाए जाते हैं, इसका इसके साथ, इसके, और उन सभी संबंध में यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, यदि ऐसा है तो आप क्या करेंगे, एग्री और डिसएग्री, सहमत है या असहमत है, उस पर विचार पूछे जाते हैं, और उसके आधार पर फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यह कहलाती है आपकी थ्रस्टन युग्म तुलनात्मक विधि। यदि हम सेकंड बात करें, लीकर्ट योग निर्धारण विधि, इसमें जो है जो भी कथन है उसके स्टेटमेंट निकाल लिए जाते हैं, कथन निकाल लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक से ऋण लेना उचित है या अनुचित है। अब बैंक से ऋण लेना उचित है या अनुचित है, तो उसके संबंध में आप इस बात पे लोगों का एटीट्यूड देख रहे हैं, दृष्टिकोण देख रहे हैं।
तो आपने इस जो अपने रिसर्च कर रहे हैं, आप जो प्रश्न है आपके पास कि ऋण लेना सही है या नहीं है, तो आपने इसके संबंध में 10-15 क्वेश्चंस निकाल लिए, ठीक है। और उन क्वेश्चंस पे इन 5 पैमाने पे लोगों से जानकारी मांगी। पहला क्वेश्चन जो है लिखा है, क्या आप सरकारी बैंकों से ऋण लेना पसंद करते हैं? पूर्ण सहमति, सहमति, अनिश्चित, असहमति। तो व्यक्ति जो है इन 5 में से किसी एक पर टिक करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपने लिखा कि 10 लाख रुपए तक का ऋण यदि आपको चाहिए है तो आप जो है सरकारी बैंक से ही लेंगे। तो कुछ लोगों ने सहमति दर्शाई, कुछ लोगों ने असहमति दर्शाई। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो कंप्लीट जो है सरकारी बैंक से ही लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता है, हमें अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर विषय से संबंधित कुछ कथन, स्टेटमेंट बना लिए जाते हैं और लोगों से इस 5 पैमाने पर जानकारी ले ली जाती है और ओवरऑल फिर डिसीजन लिया जाता है कि बहुत से लोग ये चीज कह रहे हैं कि पूर्ण सहमति है, तो बैंकों से, सरकारी बैंकों से ऋण लेना उचित है। उस आधार पर निष्कर्ष निकालकर यह बता दिया जाता है कि लोगों का एटीट्यूड ये है इस घटना के संबंध में। फिर गटमैन-स्क्लेराग्राम विधि। गटमैन ने ये कहा था कि यहाँ पर जो भी कथन लिए जाते हैं उसको 0 और 1 के पैमाने पे मापा जाता है। यदि कोई व्यक्ति कथन से सहमत है तो उसे 1 नंबर पे रखा जाता है, 1 नंबर दिया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति असहमत है, डिसएग्री है कथन से, तो उसको 0 पे। इस तरीके से 1 नंबर जिन्होंने दिया है, जिन्होंने एग्री किया है स्टेटमेंट को, वो स्टेटमेंट अलग काउंट कर लिए जाते हैं। जिन्होंने असहमति दर्शाई है स्टेटमेंट के लिए, उनको अलग काउंट कर लिया जाता है। और जिस जो संख्या ज्यादा आई है उस हिसाब से बता दिया जाता है कि लोगों का दृष्टिकोण या एटीट्यूड इस घटना के संबंध में है। तो जनरली जितने भी सर्वे होते हैं, रिसर्च वर्क होता है, हम न्यूज़पेपर में रोज पढ़ते हैं कि ये वाली योजना जो है लोगों के लिए फायदेमंद है, या ये वाला जो है चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यह जो है बोला जाता है, तो किस हिसाब से? वो इस प्रकार की विधि का उपयोग करके, कोई सी भी एक विधि का उपयोग करके वह निष्कर्ष निकालकर कहा जाता है कि उन लोगों का एटीट्यूड या लोगों की जो है दृष्टिकोण ये है कि चाय पीना जो है वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तो ये है स्टूडेंट कुछ अभिवृत्ति को मापने की विधियां।